बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कीटर्स एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर सलान अमजद। तो कैंडिडेट्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं टीपीएससी का सन 2021 में कंडक्ट किया गया सब इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम, जो कि ओरिजिनल आपके पास पेपर्स हैं। तो कैंडिडेट्स, मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे ये बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं फर्दर अगर कोई इंप्रूवमेंट करने वाली हो तो मैं उसकी इंप्रूवमेंट करने के बाद आपके लिए इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशनल जो वीडियो हैं ये बनाता रहूँ। तो आइए आज की अपनी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, द कलर ऑफ फ्रेश सीवेज इज। जो फ्रेश सीवेज होती है इसका कलर ब्राउन या ग्रे होता है। आपने याद रखना है, आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेश सीवेज और स्टेल सीवेज, स्टेल कहते हैं बासी सीवेज को। एक आपने ये याद रखना है कि जो फ्रेश सीवेज होती है इसकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है, जो कि अल्कलाइन में आती है। और जब जो सीवेज है ये बासी हो जाती है, स्टेल बन जाती है, तो इसके बाद जो इसकी कंडीशन होती है ये ऐसी हो जाती है कि इसकी जो पीएच है ये 7 से कम हो जाती है, जो कि एसिड को शो करती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वंचोरी मीटर इज यूज टू मेयर। वंचोरी मीटर को डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि वंचोरी मीटर और ऑरिफेस मीटर ये दोनों ऐसे मीटर हैं जिनकी मदद से डिस्चार्ज को फाइंड किया जाता है। एंड एक पिटर ट्यूब होती है जिसकी मदद से आप वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। ये आपने तीनों नाम याद रखने हैं, वंचोरी मीटर एंड ऑरिफेस मीटर। बोथ आर यूज फॉर डिस्चार्ज एंड पिटर ट्यूब इज यूज टू मेयर वेलोसिटी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 6/8 मीटर स्पैन स्लैब विल बी। अब उसने स्लैब की जो मेजरमेंट्स हैं वो दे दी हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने ये बताना है कि ये जो स्लैब है 1 वे है या 2 वे है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने लॉन्गर स्पैन को शॉर्टर स्पैन के ऊपर डिवाइड कर देना है। अगर तो जो आपके पास आंसर आ रहा है, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा है तो वो आपके पास 1 वे स्लैब है। अगर 2 से कम आता है तो वो आपकी 2 वे स्लैब है। और इसमें देख लें कि जो लॉन्गर स्पैन है वो 8 मीटर है और जो शॉर्टर स्पैन है वो 6 मीटर है। जब आप 8 अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.33, जो कि 2 से कम है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास ये जो स्लैब है ये 2 वे के अंदर बिलोंग करती है। इसके बाद है पीएच वैल्यू ऑफ पोर्टेबल वाटर इज। पोर्टेबल वाटर की जो पीएच होती है वो 6.5 से 8 तक होती है या 8.5 तक होती है। और इस पेपर के अंदर जो पीपीएससी ने ऑप्शन दिए थे इसमें ये ऑप्शन थे ही नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनते हैं 8.5 से लेके 9 तक। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, रिनॉल्ड नंबर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज। टर्बुलेंट फ्लो के लिए रिनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट्स मेरे सेशन में थे जिन्होंने मुझसे डिटेल से क्लासेस ली हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि ये रिनॉल्ड नंबर क्या होते हैं, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको डिटेल से स्टडी किया हुआ है, कोई भी चीज़ हमने मिस नहीं की। तो रिनॉल्ड जो नंबर होते हैं आपने जस्ट ये याद रखना है, अगर तो रिनॉल्ड नंबर आपका 2100 से कम है तो ये शो करता है लेमिनार फ्लो को, और अगर 2800 से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये शो करते हैं टर्बुलेंट फ्लो को। इट मीन के पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो नंबर है ये 2800 से एक्सीड कर जाते हैं। तो जब नंबर मोर देन 4000 हो जाते हैं तो इट मीन कि ये आपके पास जो फ्लो है ये टर्बुलेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू। गेज प्रेशर किसके इक्वल होता है, अब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये फार्मूला दिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, चेजी फार्मूला गिव्स एवरेज वेलोसिटी इज। अब चेजी फार्मूले के जरिए जो आपने वेलोसिटी को फाइंड करना है उसका फार्मूला बता देना है, जो कि v इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट एम आई। एम जो है ये आपकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है और आई स्टैंड फॉर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आ स्ट्रक्चर मेड टू पास ड्रेन ओवर द कैनाल। इसमें भी मैंने अपने कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि आपने जस्ट ये याद रखना है कि जो आपकी ड्रेन है या ड्रेनेज, पीपीएससी एग्जाम के अंदर ये दोनों वर्ड यूज करता है, या तो ड्रेन का आएगा या ड्रेनेज का आएगा। अगर तो आपकी ड्रेन नहर के ऊपर से है तो वो आपका सुपर पैसेज है, और अगर इन केस ऑफ जो ड्रेन है ये नहर के नीचे से गुजर रही हो तो फिर आपका एक्वाडक्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। विस्कोसिटी के यूनिट को पोइज कहा जाता है। विस्कोसिटी क्या होती है, पानी के खिलाफ बहने की मज़ाहमत को विस्कोसिटी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज।
तो जो स्पेसिफिक वेट है पानी का वो 9.81 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर भी है और 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर भी है। ये दोनों बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट अ पॉइंट इज नोन एज ए मेटा सेंटर। जब कोई भी जिस्म आपका पानी के अंदर डूब रहा होता है तो वो एक हरकत ले रहा होता है, एंगुलर उसकी मोशन हो रही होती है जिसको ऑसिलेटिंग कहते हैं। तो ये एक पॉइंट के गिर्द पानी के अंदर जिस्म मूव कर रहा होता है। ये जो पॉइंट बनता है इस पॉइंट को मेटा सेंटर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द मेटा सेंटर हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन। अब कह रहा है कि मेटा सेंटर की हाइट कितनी होनी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड मेटा सेंटर। अब जो जिस्म पानी के अंदर डूब रहा है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो उसका सेंट्रॉइड है, उससे लेके मेटा सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको मेटा सेंट्रिक हाइट कहा जाता है। और इसमें भी हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं कि मेटा सेंटर सीजी से अबव है, इसके इक्वल है या इससे डाउन है। ये भी हमने स्टडी की हुई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इफ एट एनी सेक्शन इन द पैसेज ऑफ फ्लो द रेट ऑफ डिस्चार्ज रिमेन कांस्टेंट द फ्लो इज टर्म्ड एज ए। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हमने टाइप्स ऑफ फ्लो की पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे फ्लो जिसमें पानी के हर सेक्शन के ऊपर वेलोसिटी सेम होती है इसको यूनिफॉर्म फ्लो कहा जाता है। अगर वेलोसिटी सेम ना हो तो ना यूनिफॉर्म फ्लो है। अगर जब बात करें डिस्चार्ज की, ऐसा फ्लो जिसका डिस्चार्ज हर एक पॉइंट के ऊपर सेम टू सेम होता है, इक्वल होता है, ऐसे डिस्चार्ज को स्टेडी फ्लो कहा जाता है। और ऐसा डिस्चार्ज जिसका हर पॉइंट के ऊपर डिस्चार्ज यकसा नहीं होता उसको अनस्टेडी फ्लो कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अ कैनाल अलाइंड एट द रिज लाइन इज टर्म्ड एज। ऐसी कैनाल जो कि रिज लाइन के ऊपर आप बनाते हैं ये वाटर शेड कैनाल कहलाती है और ये अपने दोनों तरफ पानी इजीली प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, फर्म मेथड ऑफ इरिगेशन इज सूटेबल फॉर। फर्म मेथड वेजिटेबल्स के लिए अडॉप्ट किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, साइड्स ऑफ वेयर जॉइनिंग क्रेस्ट टू पक्का फ्लोर और कॉल्ड। ये ग्लेसियर्स हैं जो कि आपका एक एलिवेशन बनाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, पाथ ऑफ सीपेज इनलार्ज्ड बाय इन वेयर एंड बिराज। अब ये कह रहा है कि जब आपने वेयर या बिराज बना देते हैं तो अब देख लें ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। तो जब आपने पानी के अंदर ये स्ट्रक्चर को बना दिया है तो पानी जमीन के अंदर परकुलेट होता है, जज़ब होता रहता है और पानी इस बिराज या वेयर के नीचे से जब पास होता है वो अपने साथ मट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी अपने साथ बहा के लेके चला जाता है, जिसकी वजह से नीचे से जगह खाली हो जाती है और वेयर या बिराज ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम शीट पाइल्स या कर्टन वॉल्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो सीपेज होता है इसका रास्ता हम लंबा कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, एक्स्ट्रा वाटर हैविंग हाई सिल्ट चार्ज कैरिंग टू द रिवर इज टर्म्ड एज। अब पानी जो कि नहर में एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट होती है उसको वापस दरिया के अंदर फेंक दिया जाता है। तो दोबारा दरिया में फेंकने के लिए जो आप नहर बनाते हैं उसको एस्केप कैनाल कहा जाता है। इसके बाद स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कैनाल हैविंग नैरो सेक्शन एज ए कम्पेयर टू द नॉर्मल सेक्शन इज टर्म्ड एज। ये फ्लूम है। जब आप नहर के दोनों पुश्तों को एम्बैंकमेंट को करीब कर देते हैं, नहर की जो चौड़ाई होती है उसको कम कर देते हैं तो इस चीज़ को फ्लूम कहा जाता है। और इन केस आप जब आप बेड को गहरा कर देते हैं तो इस चीज़ को फॉल कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, इफ आर बी। अब उसने आर बी यानी कि रिड्यूस्ड बेरिंग दे दी है 4 डिग्री 15 मिनट और साथ में उसने डायरेक्शन दे दी है एस ई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आर बी के साथ हमेशा क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्शन दे के जाएगा। डब्ल्यू सी बी के साथ डायरेक्शन नहीं होती, आपने ये देखना होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और आर बी के साथ वो डायरेक्शन दे के चला जाता है। अब देखें आपने जस्ट ये देखना है कि आर बी को अगर आपने डब्ल्यू सी बी में कन्वर्ट करना है तो अब देखें कि एस ई कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। पहला क्वाड्रेंट है हमारे पास एन ई जो कि 0 से 90 डिग्री का होता है और दूसरा क्वाड्रेंट है एस ई जो कि 90 से 180 डिग्री का होता है। तो आप देखें एस ई लिखा हुआ है, इट मीन कि 4 डिग्री 15 मिनट ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करते हैं। और जब आप ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो हमने क्या करना है कि 180 में से आपने 4 डिग्री 15 मिनट को माइनस कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 175 डिग्री 45 मिनट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, इन प्लेन टेबल सर्वे द ऑपरेशन विच मस्ट बी कैरिड आउट। प्लेन टेबल सर्वे के अंदर आप कौन सा ऑपरेशन है जिसको आप मस्ट कैरिड आउट करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं। सेंटरिंग, लेवलिंग एंड ओरिएंटेशन, ये आप तीनों काम करते हैं। सेंटरिंग होता है कि आपने टेबल को वर्टिकल पॉइंट के ऊपर आपने सेट करना होता है
लेवलिंग, आपने टेबल को बिल्कुल हमवार करना होता है। फिर ओरिएंटेशन होता है कि आपने इलाके के हिसाब से जो आप प्लेन टेबल की सिमत को दुरुस्त करते हैं, इस चीज़ को ओरिएंटेशन कहते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे में ये तीनों काम किए जाते हैं। सो ऑल ऑफ दीज का करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इन चेन सर्वे कैरिड आउट, चेन सर्वे के अंदर आप क्या क्या परफॉर्म करते हैं? बेस लाइन, ऑफसेट, रेंजिंग, ये तीनों चीज़ें परफॉर्म होती हैं। सो इसका भी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, वॉल्यूम ऑफ स्लोपी पोर्शन ऑफ अ कॉलम बेस इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय डैश फार्मूला। तो ये एक रिमाइंडर फार्मूला है जिसके जरिए आप कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम वाटर लेवल टू रूफ ऑफ अ ब्रिज इज कॉल्ड फ्री बोर्ड। पानी का जो हाई फ्लड लेवल होता है, पानी के लेवल से लेके ब्रिज के निचले हिस्से तक का जो वर्टिकल पोर्शन होता है, जो खाली डिस्टेंस होता है जिसमें हवा होती है, तो इस पोर्शन को फ्री बोर्ड कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, सॉफ्टवेयर यूज्ड विद कैड, कैड के साथ कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? ईगल पॉइंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, अ सीवर विच गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम 2 और मोर मेन सीवर्स इज कॉल्ड। ऐसी सीवर जो कि 2 या 2 से ज्यादा मेन सीवर से जो सीवेज होती है, पानी होता है, उसको कलेक्ट करती हैं, तो ऐसे सीवर को ट्रंक सीवर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, एरोबिक वर्क्स इन, एरोबिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये फ्री ऑक्सीजन एंड इन फ्री लाइट के अंदर ये काम करते हैं। इन दोनों को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है और लाइट की भी जरूरत होती है। और जो एनारोबिक होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ना ही लाइट चाहिए होती है और ना ही ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नॉट यूज फॉर सर्च इंजन, इनमें से ऐसा कौन है जो कि सर्च इंजन के लिए यूज नहीं होता? क्रोम, MSM एंड याहू, ये तीनों जो है ये आपके सर्च इंजन है। यानी कि जैसे ये गूगल क्रोम है, जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ये तीनों यूज होते हैं। विंडो ऐसा है जो कि सर्च इंजन में फॉल नहीं करता। इसके बाद है वकहान कॉरिडोर लाइज, ये साउथ में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, मूव एबल ब्रिज और कंस्ट्रक्टेड अवर, ऐसे ब्रिज जो कि ऊपर नीचे हो सकें या खुल सकें, ऐसे ब्रिज नेविगेशनल चैनल के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि जब आपके जहाज रानी गुजरनी हो, आपके जो बहरी जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उन्होंने क्रॉस करना हो तो इन ब्रिज को मूव कर दिया जाता है। तो ये नेविगेशनल चैनल के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, फॉर रोड अलाइनमेंट एसेंशियल टू ग्रेडियंट स्ट्रेट एंड कर्व्स, ऑल ऑफ दीज है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पोरोसिटी। इन केस ऑफ अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो फिर आपकी रेशो होगी वॉइड रेशो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स को शो करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, टकला मकान डेजर्ट इन विच कंट्री, ये चाइना के अंदर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इज यूज्ड फॉर, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्यों हम इसको यूज करते हैं? ड्राई डेंसिटी फाइंड करने के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थवर्क इज, जर्तले को मापने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो आपके पास एक ग्राफ होता है, उसको सिज्मोग्राफ कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, वॉल कंस्ट्रक्टेड below the floor of a bridge and across the flow of water are termed as a two wall। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्वेश्चन नंबर 39, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन प्री स्ट्रेसिंग इज, तो जो प्री स्ट्रेसिंग के अंदर स्टील यूज होती है इसकी कम से कम जो स्ट्रेंथ है ये 80,000 PSI होती है। एंड 60 ग्रेड स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ, ये हमारे पास 60,000 PSI होती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, मटेरियल यूज्ड इन कंक्रीट टू रिड्यूस ब्लीडिंग एंड इंक्रीजिंग वर्कबिलिटी इज, ब्लीडिंग को कम करने के लिए और वर्कबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कंक्रीट के अंदर फ्लाई ऐश का यूज किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज कोगुलेंट इन वाटर, ये ऐसा कोगुलेंट है जो कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आलम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, ये आप कंक्रीट की बात कर रहे हैं। जो कंक्रीट होती है ये कंप्रेसिव में बहुत ज़्यादा ये ताकतवर होती है लेकिन टेंशन में बहुत वीक होती है, लेकिन फिर भी कंक्रीट के अंदर 10% टेंशन की सलाहियत पाई जाती है। ये वही आपसे पूछ रहा है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, फॉर रिस्ट्रिक्टेड एक्स सेक्शन सच बीम इज डिजाइंड। रिस्ट्रिक्टेड एक्स सेक्शन के लिए डबल रिइंफोर्समेंट बीम को डिजाइन किया जाता है। अब देख लें जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सेशन लिया है, आप भी वीडियो देख रहे होंगे, तो देख लें कि ये आपका पास पेपर्स हैं और 100% ये वो पास पेपर्स हैं जो कि मैंने खुद अटेम्प्ट किए हैं। तो देख लें जो चीज़ें मैंने आपको सेशन के अंदर डिटेल लेक्चर्स के अंदर मैंने कवर करवाई हैं, हर चीज़ वही है, ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है कि जो आपको मैंने कवर ना करवाई हो, सारे का सारा पेपर आपका वही है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, अ मैन होल इंटरसेप्टिंग द सीवेज फ्रॉम 2 और मोर सीवर्स एट डिफरेंट एलिवेशन इज कॉल्ड ड्रॉप मैन होल। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक होता है मैन होल और एक होता है ड्रॉप मैन होल। ड्रॉप मैन होल इस मैन होल को कहते हैं जब आपका ग्रेडियंट चेंज हो रहा हो। इट मीन कि आपका एक सीवर पाइप आ रहा है, वो हाई लेवल पे है, आगे आके गली का या स्ट्रीट का जो लेवल है वो डाउन हो गया है, उसने नीचे आना है, तो आप पाइप को तिरछा नहीं करते बल्कि उस जगह के ऊपर आप एक मैन होल प्रोवाइड करते हैं और फिर दोनों ग्रेडियंट्स को इस मैन होल के साथ आप कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे मैन होल को ड्रॉप मैन होल कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, वी टेक इन्वर्टर स्टॉप रीडिंग इन केस ऑफ। आपने स्टॉप को उल्टा कैसे करना है किस केस में, बिलो द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, अ लाइन जॉइनिंग आई पीस एंड ऑब्जेक्ट ग्लास इज कॉल्ड लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, फर्स्ट रीडिंग टेकन ऑन बेंचमार्क। बेंचमार्क के ऊपर जो पहली रीडिंग होती है इसको बैक साइड कहा जाता है। ये भी हमने डिटेल से लास्ट वाला जो पेपर नंबर 2 था उसमें स्टडी किया है। उसमें बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटर साइड किस जगह पे ली जाती हैं, चेंज पॉइंट किधर आता है, मैंने आपको डिटेल से बताया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, टू प्रिपेयर कंक्रीट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट फॉर 0.60 वाटर सीमेंट रेशो, वाटर विल बी रिक्वायर्ड एज ए। कैंडिडेट्स ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा क्लियर करवा चुका हूँ, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपने एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि जो भी आपके पास रेशो आएगी, रेशो देख वो पूछेगा कि आपने एक बैग सीमेंट के लिए इसमें कितने लीटर पानी डालना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, वो जो आपके पास रेशो आ रही है 0.60 है, तो आपने यही समझना है कि ये आपके पास 60 है और आपने इसका हाफ कर लेना है। 60 का हाफ करेंगे तो 30 लीटर आ जाएगा। अगर आपके पास वाटर सीमेंट रेशो वो इशारिया 50 दे के चला जाता है, 50 आ गई आपके पास, तो आपने 50 का हाफ कर लेना है, 25 लीटर है। जितना भी आपको दे के जाएगा आपने उसका हाफ कर लेना है और वही आपके लीटर्स में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, यू आर लेट क्लास बिगिन डैश। अब ये देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, जब टाइम को बताना हो उस वक्त हम एट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, बेंच मार्क एस्टेब्लिश्ड एट द एंड ऑफ डेज लेवलिंग वर्क्स इज कॉल्ड। जब आप लेवलिंग कर रहे हो तो दिन के इख्तिताम पे आप एक आर्जी बेंच मार्क लगाते हैं, जो कि किसी भी दरख्त के ऊपर हो सकता है, दीवार के ऊपर हो सकता है, पोल के ऊपर हो सकता है। तो ऐसे बेंच मार्क को टेम्परेरी बेंच मार्क कहा जाता है। इसके बाद है फॉर ज्वाइनिंग ट्रस्ट मेंबर्स यूज्ड। ट्रस्ट के मेंबर्स को जोड़ने के लिए आप गजट प्लेट्स का यूज करते हैं। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन आता है कि गजट प्लेट का आपने एस्टिमेशन कैसे करनी है। तो आपने याद रखना है जितना आपका टोटल ट्रसेस का वजन होता है उसका 5% आप गजट प्लेट्स के लिए ऐड करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, गंटर चेन हैविंग लिंक्स। गंटर चेन 66 फीट लॉन्ग होती है और इसके भी 100 लिंक्स होते हैं और हर एक लिंक की लंबाई 0.66 फीट होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, अ फिक्सचर यूज टू ब्लॉक फाउल गैसेज। ऐसा फिक्सचर जो कि गंदी गैसेज को, स्मेल को ब्लॉक करने के लिए लगाया जाता है, उसको ट्रैप कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, नोच इज डिवाइस टू मेयर। नोच क्या काम करती है, पाइप फ्लो एंड स्मॉल किनाल फ्लो दोनों को ये मेयर कर सकती है। इसके बाद है स्लम्प यूज फॉर प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग के लिए आपने स्लम्प को कितना यूज करना है, जो कि 4 इंच या 10 सेंटीमीटर है, और अगर वो आपसे पूछे मिलीमीटर के अंदर तो 100 mm हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, सीवेज ट्रीटमेंट इज नेसेसरी टू डीकम्पोज। सीवेज ट्रीटमेंट जरूरी इसलिए होता है कि सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनकी डीकम्पोजिशन करने के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, बर्नौलीज इक्वेशन डील्स विद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हाइड्रोलिक्स के अंदर आपको बताया था कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये शो करती है कि आपका हर एक जगह के ऊपर जो डिस्चार्ज है वो सेम रहता है। जब ये बात करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की
तो फिर आपके पास ऑप्शन होना था डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज को शो करता है। वो कहता है कि आपके पाइप के शुरू में, सेंटर में, एंड पे जो आपका डिस्चार्ज है वो सेम रहता है। बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि आपके हर पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी है वो सेम टू सेम है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, थिकनेस ऑफ स्लैब 6 इंच, वेट विल बी। अब कह रहा है कि आपने 6 इंच की एक स्लैब है, उसका आपने यूनिट वेट निकालना है, कितना है। अब देखें जी, बहुत ही इजी एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना कि ये एक ही आपके पास वैल्यू है तो आपने क्या करना है, कैसे करनी है कैलकुलेशन। तो आपने सिंपली ही सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जब भी इसको छोड़ के कोई और भी क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू सिंगल है, तो आपने यही समझना कि ये हमसे यूनिट का पूछ रहा है। अब देखें, आपने अपने छत के ऊपर स्लैब डाल ली है और उसका आपने यूनिट वेट बताना है उनको। स्लैब की थिकनेस 6 इंच है, तो आपने उसका एक केक निकाल लेना है। 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई और 6 इंच उसकी थिकनेस है। तो आपने वो केक निकाल लिया है। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल लें, 1 ज़रब 1 ज़रब 0.5। जब आप 6 इंच को फीट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा 0.5। फिर आपने इसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये पाउंड में पूछ रहा है तो 150 पाउंड होती है कंक्रीट की जो डेंसिटी है। जब आप 0.5 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इसका यूनिट वेट आ जाएगा 75 पाउंड्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, टोटल प्रेशर ऑन इमर्स्ड सरफेस। जो डूबी हुई सतह होती है उस पर टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, मेगा ए एक्स बार के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, स्ट्रोक इज अ यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी को यूनिट को स्ट्रोक कहते हैं। इसके बाद है सर्जी टैंक यूज फॉर टू कंट्रोल वाटर हैमर। वाटर हैमर को कंट्रोल करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर। जो कैंटिलीवर स्लैब होती है, कैंटिलीवर स्लैब की डेप्थ आप कैसे निकालते हैं। तो इसका स्पैन ओवर 12 होता है और जो स्पैन ओवर 25 है ये सिंपली सपोर्टेड का होता है। बाकी स्पैन ओवर 10 ऑल ऑफ चीज, ये जो ऑप्शन है ये इररेलेवेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, टेंसाइल स्टील प्रोवाइड इन कैंटिलीवर बीम वेयर। अब वो कह रहा है कैंटिलीवर बीम के अंदर आप स्टील किस जगह पे प्रोवाइड करते हैं। तो कैंटिलीवर में आके जो स्टील होती है ये हम अप साइड पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो टेंशन जोन है वो अप पे होता है और जो कंप्रेशन जोन है वो डाउन पे होता है। ये भी मैंने लेक्चर के अंदर आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज। सेंटर ऑफ प्रेशर किधर होता है, बिलो ऑफ द सीजी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, स्लोप फॉर सी प्लिटी वेयर इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, नोट कर लें, काफी दफा रिपीट हो चुका है कि सी प्लिटी वेयर की स्लोप क्या होती है। ये होती है 1:4। इट मीन कि आपका 1 हॉरिजॉन्टल है एंड 4 वर्टिकल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, द फार्मूला v स्क्वायर ओवर 2g इज नोन एज ए। ये हेड को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 68, एक्चुअल एरिया इरिगेटेड टू कल्चरेबल कमांड एरिया इज कॉल्ड। ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, इरिगेशन की शिद्दत का जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, टर्म है, वो आपसे पूछी जा रही है। इसके बाद कह रहे हैं द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट पोजीशन डील्स विद विच ब्रांच ऑफ हाइड्रोलिक्स। अब कह रहा है कि पानी, ऐसा पानी जो कि रुका हुआ है, कांस्टेंट हालत में है, तो ये कौन सी स्टडी से बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है स्टैटिक्स के। तो ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप ये डील करते हैं कि पानी आपका बिल्कुल रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा। और जब आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें आप उस वक्त स्टडी करते हैं जब आपका पानी मूव कर रहा हो, हरकत कर रहा हो, तो वो हमारे पास डायनामिक्स होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, द आइडियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच। एक मिसाली फ्लूइड का पूछ रहा है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, राइट ब्रदर्स इन्वेंटर्स ऑफ। राइट ब्रदर्स ने क्या इजाद किया था। तो इन दोनों भाइयों ने हेलीकॉप्टर को इजाद किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, चेयरपर्सन ऑफ पीएम यूथ प्रोग्राम उस्मान डार था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, गजल में मतला किस शेर को कहते हैं। गजल में मतला पहले शेर को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, इब्नुल वक्त किसने लिखी। डिप्टी नजीर अहमद ने लिखी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, एवरेज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड थ्रू ऑरिफिस इज टेकन एज ए। ये आपके हैंडबुक में भी क्वेश्चन दिया गया है।
और मैंने आपको लेक्चर के अंदर एक फार्मूला भी बताया था। तो ये डिस्चार्ज के लिए वैल्यू है। इसके बाद एन ऑरिफिस इज सेड टू बी स्मॉल इफ अवेलेबल हेड ऑफ वाटर इज मोर देन एट लीस्ट दैट टाइम इट्स हाइट। तो ये 5 टाइम्स होता है। मैंने आपको बताया था कि जब वेयर के ऊपर जो क्रेस्ट होता है, मैंने लेक्चर के अंदर आपको डिटेल से बताया था कि आपने इसकी हाइट से ऊपर जो पानी होता है उसका आपने ये देखना होता है। इसने जस्ट सिंपल ये पूछा है कि ये कितने टाइम होती है, तो ये 5 टाइम्स होती है, 5 गुना होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, मिनिमम सेक्शन ऑफ द जेट ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज। जब आपका पानी निकलता है तो पानी की धार को जेट कहते हैं। तो जेट स्टार्ट में भी और लास्ट में भी फुल डाई में होती है, लेकिन सेंटर में आके इसका डाया कम हो जाता है, जिसको वेना कंट्रैक्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, preferably the amount of total salt be less than the following in the water used for irrigation। इरिगेशन के लिए जो आपने पानी यूज करना है उसमें जो साल्ट है वो 1000 ppm से कम होने चाहिए, और जब ये 2000 ppm से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इरिगेशन के लिए किसी भी सूरत में ये पानी मौजूद नहीं रहता। इसके बाद क्रॉप पीरियड फॉर राइस इन डेज। अब कह रहा है कि क्रॉप पीरियड कितना है राइस के लिए, जो कि 120 है। इसके बाद ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो कॉल्ड, ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकलर मेथड भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, अ लेयर ऑफ स्टोन ब्लॉक्स लेड ऑन अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम इज टर्म्ड एज स्टोन पिचिंग। इसके बाद स्टोरेज वेयर इज कंस्ट्रक्टेड अप टू अ हाइट ऑफ, स्टोरेज वेयर 18 मीटर की हाइट पे बनाए जाते हैं और डाइवर्शन वेयर 9 मीटर की हाइट पे बनाए जाते हैं। इसमें भी आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जो स्टोरेज वेयर है ये 18 मीटर है, और जब बात आएगी डाइवर्शन की तो मतलब है कि आपने उसको डिवाइड कर देना, उसको डिवाइड कर दें, एक एज ए ट्रिक है। तो ये आपका 18 का हाफ काट ले 9 आ जाएगा। इसके बाद है फॉल विच कैन मेक द डिस्चार्ज ऑफ द किनाल मीटर फॉल। ऐसी फॉल है जो कि नहर का डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए बनाई जाती है, इसको मीटर फॉल या मीटरिंग फॉल कहा जाता है। बैक बर्म इज आल्सो कॉल्ड, बैक बर्म को काउंटर बर्म भी कहा जाता है। इसके बाद है गिव्स आउटलेट इज सच टाइप ऑफ आउटलेट। गिव्स आउटलेट को रिजिड मॉड्यूल जो है उसकी एक किस्म है जिसको गिव्स आउटलेट कहते हैं। इसके बाद है अट्रैक्टिंग स्पर्म इज कंस्ट्रक्टेड टू वर्ल्ड डाउन स्ट्रीम एट एन एंगल। अट्रैक्टिंग जो स्पर्स होते हैं इनको 30 डिग्री से 60 डिग्री के ऊपर बनाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, मेजर हेड लॉस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। पानी का जो लॉस होता है मैंने आपको बताया था कि मेजर हेड लॉस सिर्फ एक ही है जो कि ड्यू टू फ्रिक्शन है। इसके अलावा बाकी पानी जब एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, सेंटर में है, बेंड है, किसी भी हवाले से हो, डाया आगे से कम हो रहा हो, इनलार्जमेंट हो रही हो, कंट्रैक्शन हो रही हो, तो इस किस्म के जितने भी आपके पानी के लॉसेज हैं वो सारे के सारे माइनर हैं, और जो मेजर हेड लॉस है वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसके 88 MCQs हैं, एग्जाम में 100 थे, लेकिन उस वक्त जो कुछ माइंड में थे, जो कुछ अपने दोस्तों से कैंडिडेट्स से कलेक्शन हो सकी थी वो 88 की थी। तो ये आपके सारे के सारे पास्ट पेपर हैं जो कि अभी तक काफ़ी दफ़ा इनमें से रिपीट हो चुके हैं। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप दबा दिया करें ताकि मैं जब भी एक नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।